Good morning, plus one students. Today in this lecture, last lecture of thermodynamics, I will discuss with you the limitation of first law of thermodynamics. So what is the limitation? It tells only the equivalence कि एक form of energy disappear होती है, दूसरी form of energy appear होती है. But it doesn't explain the spontaneity of a process कि कौन सा process spontaneous है और कौन सा नहीं. और इसने ये भी information नहीं दी कि मीन्स व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि कहाँ तक रिएक्शन चलेगा. सो इसलिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी. लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम आपको बताएंगे कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं. लाइक अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करें वो घुल जाता है ना, दैट मीन्स कि वो स्पॉन्टेनियस है. अदरवाइज रेड फास्फोरस बड़ा बड़ा अपने आप ही जलना शुरू हो जाएगा. फास्फोरस अगर अपने आप जल जाएगा तो दैट मीन्स दैट इज हैविंग फास्फोरेसेंस, दैट इज स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर आप किसी सैंड को या किसी मार्बल को वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं डिजोल्व होएगा. इसका मतलब डेजोल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो अब हम आपको ड्राइविंग फोर्स के बारे में बताएंगे कि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है. द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, दैट इज ड्राइविंग फोर्स. तो उसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं. सबसे पहले टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी. हर प्रोसेस की, हर सिस्टम की जो एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सॉलिड होनी चाहिए और हर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए. सेकेंड फैक्टर है कि मैक्सिमम रेंडमनेस होनी चाहिए. इसका मतलब इस फैक्टर को अगर माइंड में रखें तो हर चीज़ गैस होनी चाहिए और हर प्रोसेस एंडोथर्मिक होना चाहिए. लेकिन दोनों आपस में कंट्रोवर्शियल है. तो फिर ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स. जैसे हमने आप एग्जांपल एक लिए कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है. यहाँ तो वो सोल्यूशन ना बनता ना, सोल्यूशन बन गया. इसका मतलब रेंडमनेस मोर पावरफुल दैट एनर्जी. तो इस केस में ड्राइविंग फोर्स है रेंडमनेस माइनस एनर्जी. लेकिन अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं तो इसका मतलब गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इस केस में गैस की तरफ रेंडमनेस ज़्यादा थी और इधर एनर्जी ज़्यादा. तो इस केस में एनर्जी ग्रेटर है तो एनर्जी में से रेंडमनेस माइनस होगी. नेक्स्ट इज एंट्रोपी. एंट्रोपी इज डेजिग्नेटेड बाय एस. इट इज अगेन अ स्टेट फंक्शन. इट टेल्स द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर कि कितना डिसऑर्डर है. तो ये भी स्टेट फंक्शन है. इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, चेंज डिटर्मिन कर सकते हैं. तो डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1. डेल्टा एस किसके बराबर होता है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. क्यू रिवर्सिबल क्या है? डेल्टा एच. तो इसके यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल. तो हम कई बार डेफिनेशंस पूछते हैं कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या है, वेपराइजेशन क्या है. तो कितनी एंट्रोपी चेंज होएगा अगर 1 मोल ऑफ द सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज किया एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन. ऐसे ही लिक्विड से वेपर्स बनाए बॉइलिंग पॉइंट पर तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन. ऐसे सब्लिमेशन में क्या होगा? सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बनेंगे. तो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेगेटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस और जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में. नाउ कमिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है. इसका मतलब जैसे हम अगर 50th स्टोरी तक चाहिए कि हम वाटर को ले जाएं तो ले जा सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी. नेचुरली अकरिंग जितने भी प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है. दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ कमिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इट इज डेजिग्नेटेड बाय G. तो G क्या होता है? G इज इक्वल टू H माइनस TS. H इज एंथैल्पी, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, S इज एंट्रोपी. अगेन इट इज अ स्टेट फंक्शन. हम सिर्फ इसकी चेंज डिटर्मिन कर सकते हैं. तो इनिशियल वैल्यू पे ये, फाइनल ये. जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. तो कई बार इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाता है. फॉर डिटर्मिनिंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस जितना हम फ्री एनर्जी का डिक्रीज करेंगे सिस्टम का उतना ही यूजफुल वर्क डन है. कैसे निकालेंगे? जैसे देखो Q इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं? Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मतलब हमें वर्क नजर आता है, लेकिन कुछ एक हिडन वर्क भी होता है जिसको नॉन एक्सपेंशन वर्क कहते हैं. तो जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके बाद हमें पता है कि डेल्टा एस क्या है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है. तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी है. तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन वर्क और यूजफुल वर्क. तो इस तरीके से दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस. और आपको अपने माइंड में फिर दोबारा वही बात रखनी है कि डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए और पॉजिटिव होना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए. तो आफ्टर दैट
आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पुट करेंगे कि सम टोटल ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हमेशा नेगेटिव आएगा तभी रिएक्शन फिजिबल होगा, अदरवाइज फिजिबल नहीं होगा। तो अगर कभी भी इक्विलिब्रियम के बेस पर न्यूमेरिकल आता है तो आपने हमेशा इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू 0 लगानी है। और अगर कोई पूछे कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को के से कैसे रिलेट करते हैं, तो हमारे पास रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ के सी। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log के या के। तो कमिंग टू द लास्ट, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? उसे क्या, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एट जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ केल्विन टेम्परेचर, या 0 केल्विन पर जितने भी एंट्रोपी है, अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है या सॉलिड है, उसकी एंट्रोपी 0 हो जाती है। तो ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमने कभी भी एंट्रोपी के बेस पर भी निकालना है न्यूमेरिकल, तो हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। और एक अपने माइंड में रखेंगे कि फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह जैसे स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स की 0 होती है, एंट्रोपी कभी भी किसी की 0 नहीं होती। दैट्स ऑल फॉर थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।